आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ UEE के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। उससे पहले आपको बता दें कि किस प्रकार आपको जेम जो एप्लीकेशन है उस पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो किस प्रकार से उस पर भरना होगा। तो यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भरना होगा, ब्रांच भरना होगा, अपना एनरोलमेंट नंबर भरना होगा, अपने फादर्स का नाम भरना होगा और अपना नाम भरना होगा। ये सब भरने के बाद आपका पेपर ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर टिक लगाना है जो सही होगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, आप परेशान ना हो। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कैपेसिटर जुड़ा होता है सीरीज में, समांतर में, मिश्रित क्रम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है उसमें हम लोग जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो समांतर क्रम में यूज करते हैं। बता दें कि कैपेसिटर को कौन कौन से क्रम में लगाते हैं। तो सीरीज में अगर जब भी लगाते हैं तो वहाँ पर हमें फेज को विभक्त कराना होता है, तब हम सीरीज में लगाते हैं। और पैरेलल में कैपेसिटर या कंडेंसर का यूज हम तब करते हैं जब पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है। पावर फैक्टर क्या होता है आप हमारी पिछली वीडियो में देख लें। यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको पावर फैक्टर जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक का संयोजन किस क्रम में होता है। तो फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है उसमें जो चोक हम लोग लगाते हैं वो सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रॉस्ट कंट्रोल का कार्य क्या होता है। फ्रॉस्ट कंट्रोल का कार्य होता है नमी को कंट्रोल करना। फ्रॉस्ट कंट्रोल हमारा उस पर लगा होता है जो कि VCIC साइकिल है उस पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमोनिया, फ्रियान, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उस पर तो हम लोग फ्रियान गैस का यूज करते हैं, लेकिन इन जो जितने भी ऑप्शन पे सारी गैसें हैं इनका भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर जहाँ जिसका यूज होता है वहाँ पर उस गैस का हम लोग यूज करते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर में हम लोग फ्रियान गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। कंप्रेसर, कंडेंसर, अवरोधक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऊष्मा का आदान प्रदान जो होता है, जो नहीं होता है, वो होता है अवरोधक में। अवरोधक में ऊष्मा का आदान प्रदान किसी भी प्रकार से नहीं होता है, जबकि कंप्रेसर और कंडेंसर में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्लूइड लाइट। फ्लूइड लाइट कहलाती है हैलोजन लैंप, आर्क लैंप, नियॉन लैंप, सोडियम वेपर लैंप। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप यानी कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी होती है। तो ये सारी गैस भरी होती है, लेकिन उसकी अंदरूनी नली में हम लोग आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है। बहुत ही यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आपको डीप वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही डीपली। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम राइट है, 2300 डिग्री सेल्सियस। यदि आप इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। हमने IMRE और EDD सेकेंड सब्जेक्ट की MCQs वाली वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। DC वेल्डिंग में प्रयोग में आने वाला जनरेटर। तो DC वेल्डिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का जो सेट होता है उसको। और AC वेल्डिंग में हम लोग कई सारी चीज़ प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीटिंग एलिमेंट बने होते हैं पीतल, कॉपर, नाइक्रोम, यूरेका। तो यहाँ पर पीतल और कॉपर तो नहीं होते, यूरेका और नाइक्रोम होता है। लेकिन यूरेका एक हीटिंग एलिमेंट नहीं होता, एक हाई रेजिस्टिव एलिमेंट होता है। इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ही उच्च होता है, और जो नाइक्रोम होता है इसका भी प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। जितना ही ज़्यादा प्रतिरोध हाई होगा उतना ही हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और जितनी हीट ज़्यादा जनरेट होगी उतना ही प्रकाश ज़्यादा जनरेट होगा। तो देख लेते हैं। विद्युत उपकरण में तापन अवयव यानी हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए। हाई टेम्परेचर गुणांक, हाई लचीलापन, या फिर हाई कंडक्टिविटी, या फिर हाई रजिस्टिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर जो थर्ड पर लगा हुआ है वो गलत है, यहाँ पर डी पर होगा।
क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी होता है हीटिंग अवयव में। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? केवल धारा के विद्युत रासायनी तुल्यांक के, विद्युत रासायनी तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के, वोल्टता और धारा के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है, 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा? तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन आ रहे हैं इनमें से नहीं है, इनमें से ये इसका आंसर काफ़ी 500 के ऊपर आता है, तो इसमें से आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, ट्रामवे में प्रयुक्त डीसी सिस्टम की वोल्टेज होती है 750 वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट वाले चैप्टर का है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर ये पूछ लिया गया कि भारत में जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था वो किस सन में किया गया था? 1940 से 1947 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक आयरन का हैंडल बना होता है। इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है उसका बैकेलाइट लकड़ी प्लास्टिक, तो यहाँ पर बैकेलाइट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में करंट होकर बहती है। किससे करंट होकर बहती है? 2 मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक डिस्चार्ज से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग तभी संभव है जब फ्रीक्वेंसी हाई हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉपर प्लेटिंग तब अच्छी होगी जब विलयन में प्रयोग होगा सल्फेट, साइनाइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर की जो प्लेटिंग होती है उस पर हम 2 तरह के अवयव मिलाते हैं, एक होता है सल्फेट, एक होता है साइनाइड। तो इन जब दोनों को मिला देंगे तो कॉपर की प्लेटिंग होगी बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर। तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पॉट वेल्डिंग में किस प्रकार का धातु प्रयोग होता है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, पीतल। तो स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग कॉपर मटेरियल का यूज़ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि BT UP से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुँचती रहती है। तो नेक्स्ट देख लें, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है 22 नंबर, ये हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग चैप्टर का है। उस पर हम लोग जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी मटेरियल पर, वो नॉन मटेरियल हो, नॉन कंडक्शन मटेरियल हो या फिर कंडक्शन मटेरियल, तो उन पर हम लोग जब मटेरियल का प्लेटिंग करते हैं तो एक को रखते हैं एनोड पर, एक को कैथोड पर। तो वही यहाँ पर पूछा गया, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। रेफ्रिजरेशन का कार्य होता है केवल तापमान को ठंडा रखना, तापमान को समय के साथ ठंडा रखना रेफ्रिजरेशन का कार्य होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी ब्रेकिंग अधिक प्रभावशाली है? तो ऑप्शन ए सही है, रीजनरेटिव, क्योंकि इसको बार बार हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ब्रेकिंग का प्रयोग करते हैं वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है। तो यदि आपने पढ़ा होगा अच्छे से 3rd चैप्टर, तो उस पर दिया गया हुआ है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो यूज है, इसका यूज भी बहुत है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। तो इसका ऑप्शन पर सही है, ग्राम प्रति कूलाम। नेक्स्ट देख लो, सबसे अधिक आवृत्ति यानी सबसे हाई फ्रिक्वेंसी किस रंग की होती है? लाल, बैगनी, पीला, हरा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बैगनी रंग की फ्रिक्वेंसी सबसे हाई होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस धातु पर प्लेटिंग की जाती है उसे लटकाया जाता है, उसे कैथोड पर लटकाया जाता है, और जिस मटेरियल की करनी होती है उसे हम लोग सदैव एनोड पर रखते हैं। क्योंकि इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा मटेरियल होता है जिससे हमें करनी होती है उसे एनोड पर रखते हैं, जिस पर चढ़ानी होती है उसे कैथोड पर।
तो एनोड मटेरियल हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वो केवल डीसी सप्लाई से करते हैं। अब डीसी सप्लाई से ही क्यों करते हैं, एसी से क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा। तो एसी सप्लाई से इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एसी सप्लाई में चलती है साइन वेव फॉर्म, साइनसोइडल वेव फॉर्म, जिसके कारण यदि हम लोग एसी सप्लाई यूज करेंगे पॉजिटिव निगेटिव वेव फॉर्म चलेगी लीनियर की बजाय, डीसी की बजाय, तो वहाँ पर हमारी प्लेटिंग जो होगी वो थोड़ी सी उभरी हुई होगी, उभार खा के होगी, तो वो प्लेटिंग हम लोग की चमकदार वैसी नहीं होगी। इस वजह से हम लोग डीसी यूज करते हैं कि जो उसके मटेरियल का जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक समतल एकदम बराबर उस पर चढ़ जाए ताकि देखने में भी वो आकर्षक लगे। इस वजह से हम लोग डीसी का यूज करते हैं, डीसी सप्लाई का। तो एनोड टर्मिनल हमारा बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड हमारा बैटरी के निगेटिव से जुड़ा होता है। तो हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाते हैं कैथोड पर और उससे हमारी उस पर परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एंथैल्पी का मान किस में घट जाता है, कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेटर और उधर। तो कंडेंसर में हमारा एंथैल्पी का मान घट जाता है जबकि कंप्रेसर में एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर बताना होगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर। क्वेश्चन आप सुन लीजिए। जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर, तो उसमें कई सारे उनके टाइप्स होते हैं, उनके अंदर जो कंप्रेसर लगे होते हैं। तो हम लोग कौन सा कंप्रेसर प्रयोग करते हैं घरेलू रेफ्रिजरेटर में, आप सर्च करिए, पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइए। तो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद।